हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सच्ची और अमेजिंग हॉरर स्टोरीज़। तो शुरू करते हैं। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों, ये दूसरी कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये द अगली बेबी के नाम से है। एक मैक्सिकन अर्बन लीजेंड है। ये एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसका जन्म बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुआ था। इस लेजेंड के अनुसार ये घटना मैक्सिको के एक शहर चिहुआहुआ में हुआ था। ये बात मार्च के महीने की थी। उस समय काफ़ी बरसात हो रही थी। एक औरत को हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ले जाया जा रहा था। वो औरत अपने घर की सीढ़ियों से गिर गई थी। उस औरत की हालत काफ़ी ख़राब थी और वह काफ़ी दर्द में थी। वह इंटरनली ब्लीडिंग कर रही थी, जिसके कारण डॉक्टर को उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना पड़ा। वह जानती थी कि वो मरने वाली है, पर वह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। डॉक्टरों को उसकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ी क्योंकि वह औरत ऑपरेटिंग टेबल पर मर चुकी थी। उन्होंने उसके पेट को काट कर उसके बच्चे को बाहर निकाला, पर उसका बच्चा भी मर चुका था। वह बच्चा काफ़ी बदसूरत था। उसकी चमड़ी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और उसके सिर का आकार भी बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। उसके चेहरे पर अजीब सी सिकुड़न और झुर्रियाँ थीं, जैसे एक बूढ़े आदमी की तरह होती हैं। एक नर्स उस बच्चे को उठाकर एक दूसरे कमरे में ले गई, जहां उस बच्चे को एक बिस्तर पर लेटा दिया। सभी नर्सें उसी बदसूरत बच्चे के बारे में ही बातें कर रही थी। उनमें से कुछ नर्सें तो उस बच्चे को देखने के लिए उस कमरे में चली गई जहां उसे रखा गया था। दो नर्स उस बच्चे को देखने लगीं, पर वह दोनों उसे देखकर डर गईं। ये बहुत ही बदसूरत है, एक नर्स बोली। दूसरी नर्स ने कहा, अच्छा हुआ जो ये मर गया। तभी अचानक उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और उसके मुंह से एक अजीब सी डरा देने वाला साउंड निकला। उसने तेज आवाज़ में कहा, मैं बदसूरत हो सकता हूँ, पर इससे भी बुरा अगर तुम्हारे साथ गुरुवार की दोपहर के ठीक 3 बजे हो तो। इतना कहकर उस बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से वो बेजान हो गया। वह दोनों नर्स कमरे से भागकर आईं और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और रो रही थी। उनके साथी डॉक्टरों ने उन्हें शांत किया। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने अपने साथ घटी घटना उन सब लोगों को बताई, पर किसी ने भी उनका विश्वास नहीं किया। एक डॉक्टर ने उस बच्चे को फिर से चेक किया। उसने बताया कि यह बच्चा पहले से ही मर चुका था जब ये अपनी माँ के पेट से बाहर आया था। वह दोनों नर्स काफ़ी डरी हुई थी और काँप रही थी, जिस कारण से उन दोनों को 2 दिन की काम में छुट्टी हो गई थी। हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट ने उन्हें बताया कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन भी हो सकती है। उसे कलेक्टिव साइकोसिस कहते हैं। ये दिमाग की ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें क्या सच और क्या झूठ इसके बारे में फ़र्क कर पाना मुश्किल होता है। छुट्टी के बाद वह दोनों काम पर वापस आईं, पर कुछ घंटों बाद उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक गैस टैंक फट जाने से वह दोनों उसकी चपेट में आकर मर गईं। गुरुवार की दोपहर को ठीक 3 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था। जैसा कि उस बच्चे ने पहले कहा था, ठीक वैसा ही हुआ था। तो दोस्तों, ये थी एक मैक्सिकन अर्बन लेजेंड की कहानी। हाय दोस्तों, मेरा नाम निक है और मैं आधा नवाज़ो और आधा होपी हूँ। जिन लोगों को नवाज़ो और होपी के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूँ कि नवाज़ो वे नेटिव अमेरिकन्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण पश्चिम में रहते हैं, और होपी एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब को कहते हैं। एक अनुभव जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मैं 14 साल का था। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे मैंने केवल
बहुत कम लोगों के साथ ही शेयर किया है और आपके हॉरर मिनाटी चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। मेरा भाई जो एक बहादुर सिपाही है और वह अभी भी इस बात को लेकर डरा हुआ है कि उस शाम को हमारे साथ क्या हुआ था। जब मैं छोटा था, मैं हर गर्मियों में कई हफ्तों के लिए नवाजो सीमा पर रह रही अपनी दादी से मिलने उनके घर पर जाया करता था। मुझे उनके साथ समय बिताना, उनकी स्वादिष्ट तली ब्रेड खाना बहुत पसंद था और उनकी कहानियाँ सुनना भी मुझे अच्छा लगता था। हर बार मेरी दादी एक हनीरती नशे में रहने वाले कर्मचारी को अपने घर और ज़मीन के आसपास कुछ काम करने के लिए हायर किया करती थी। सूरज ढलने से ठीक एक शाम पहले मुझे मेरी दादी ने उस कर्मचारी को घर ले जाने के लिए कहा, जो उस घाटी से लगभग 4 मील दूर रहा करता था और जहां वह रहती थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मैं केवल 16 साल का था और मुझे ट्रक चलाने के लिए कहा गया था। आप ध्यान दें कि उस जगह पर कोई भी परवाह नहीं करता है कि आप केवल 14 साल के हैं और चारों ओर ड्राइविंग कर रहे हैं। वहाँ शायद ही कोई होगा जो आपको देख रहा होगा। मेरा भाई भी ट्रक में मेरे साथ बैठ गया। वह उस समय केवल 9 साल का था, जबकि वह कर्मचारी और मेरा कुत्ता ट्रक के पीछे बैठा और हमने ड्राइविंग शुरू कर दी। मैंने उस एम्प्लॉय को उसके घर छोड़ा और हम वापस अपनी दादी के घर की ओर आने लगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये शाम का वक्त था और आकाश का रंग गहरा लाल था और सूरज हमारे पीछे अस्त हो रहा था। हम सड़क पर अपनी गाड़ी के निशान छोड़ते हुए और रेडियो पर गाने सुनते हुए जा रहे थे। एकमात्र रेडियो स्टेशन जो कि उस जगह के पास एक कस्बे हॉलब्रुक एरिज़ोना में था। कुछ भी असामान्य नहीं था, कुछ भी अजीब नहीं था। ये उस समय था कि जब मेरी नज़र ने झाड़ियों में किसी चीज़ की हरकत को पकड़ लिया। ये जो भी था हमारे दाहिनी ओर की सड़क से थोड़ा ऊपर की ओर था। मुझे याद है मुझे स्पीड कम करनी है क्योंकि वो शायद उस क्षेत्र में घूमने वाली कई भीड़ों में से एक होगी जो ट्रक के सामने से निकलती है। जैसे जैसे मैं गुजरता गया, मुझे लगा कि मैंने उसे देखा है। मैंने इसके बारे में और कुछ सोचा भी नहीं। उसके थोड़े बाद मुझे डर और खौफ का गहरा एहसास हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह क्यों महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। मेरे दिमाग में उस शाम केवल कुछ स्पष्ट यादें थी। मुझे अच्छे से याद है मुझे अपने रियर व्यू मिरर कुछ बहुत लंबा और बहुत ही पतला काला राग जैसा दिखाई दे रहा था, जो किसी तरह के बाल या फर के साथ ढका हुआ था। वह हमारे ट्रक के पीछे तेजी से आ रहा था। ये जो भी था, ये बहुत सामान्य इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे याद है मेरा भाई रोने लगा था और मेरा कुत्ता उस पर जोरों से भौंक रहा था। वह जो कुछ भी था, मुझे नहीं पता कि वो क्या था। मुझे याद है कि हम तेज़ी से ड्राइव कर रहे थे और हम काफ़ी भयानक तरीके से गाड़ी के अंदर हिले जा रहे थे क्योंकि हमारा ट्रक रास्तों के गड्ढों और पत्थरों से टकराकर काफ़ी तेज़ी से हिल रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि ये जो कोई भी था हमारे पास ही आ रहा था और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। मुझे याद है कि मैं बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि मुझे मरना नहीं है। उस वक्त मैंने सोचा कि ये हमारा आखिरी समय है। मुझे याद है कि सड़क पर एक मोड़ के आसपास तेज़ रफ्तार में और विपरीत दिशा में एक कार हमारी ओर आ रही थी। उस पल मैंने तुरंत राहत महसूस की और महसूस किया कि जो कुछ भी हमारा पीछा कर रहा था वह अब जा चुका है। हम जिंदा बच चुके हैं। हमने कर दिखाया। हम दादी के घर तक पहुंच गए और मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ था।
हम बिना पीछे देखे घर के अंदर चले गए, इस आशा के साथ कि जो भी हमारा पीछा कर रहा था वो यहाँ तक नहीं आया होगा। जब हमने दादी माँ को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने बिल्कुल भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, क्योंकि शायद ये आम बात थी और मेरी दादी ने उस इंसान को स्किन वॉकर के नाम से बताया। हाय दोस्तों, मैं अंकित आज आप लोगों को अपने पिताजी की बताई 3 सच्ची डरावनी कहानियाँ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये पहली कहानी सन 2002 की है, जब 4 लड़कियाँ हैलोवीन पार्टी करके अपने घर को लौट रही थी। वह सभी एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री वाले रास्ते से जा रही थी, जो कि पास ही के एक खेत के बगल में थी। उस फैक्ट्री को भूतिया फैक्ट्री भी कहा जाता था और बहुत से लोगों ने तो उस फैक्ट्री के आसपास रहने से भी मना कर दिया था। जब वह सभी उस खेत के बीचों बीच पहुंची तो उनमें से एक लड़की ने उस फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने की बात कही। ये सुनकर बाकी सभी लड़कियां डर गईं, पर बाद में उनमें से एक ने हाँ कह दिया कि वो ये करेंगी ताकि वे स्कूल में सभी को ये बात बता सकें। उनमें से 2 लड़कियां फैस पर चढ़कर उस फैक्ट्री में चली गई, बाकी दोनों बाहर उनका इंतज़ार करने लगी। कुछ 20 मिनट के बाद उन दोनों लड़कियों को उनकी चिंता होने लगी, क्योंकि वह दोनों अब तक उस फैक्ट्री से बाहर नहीं आई थी। अचानक से उन्हें खून को जमा देने वाली एक चीख सुनाई दी कि उस फैक्ट्री से जो अंदर से आई थी। ये आवाज़ उनकी फ्रेंड्स की थी। वह दोनों डर कर अपने घर की ओर भाग गईं। वह जो 2 लड़कियां फैक्ट्री में गई थी उन्हें फिर कभी देखा नहीं गया। वह फैक्ट्री आज भी वहीं खड़ी है और लोग आज भी उस फैक्ट्री में जाने से बेहद घबराते हैं। दोस्तों, ये दूसरी कहानी 2004 की है, जब हैलोवीन की काली रात थी। एक बस ड्राइवर एक अंधेरी और खाली गली में बस चला रहा था। तभी उसे रोड के एक ओर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसने बस को रोक दिया और वो बस में चढ़ गई। वह बस में पीछे जाकर बैठ गई और सामने की ओर देखने लगी। जब बस ड्राइवर ने मिरर में देखा तो उसने पाया कि वह लड़की बिना अपनी पलक झपकाए उसकी ओर देखे जा रही थी। पर जब उसने अपने कंधे की ओर देखा तो उसने देखा कि वह औरत उसकी ओर अपनी पीठ किए हुए बैठी हुई है। ड्राइवर को अब डर लगने लगा। वह नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या चल रहा है, और जब वह आखिरी स्टॉप पर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खोला, पर वह औरत नीचे नहीं उतरी। वह उस जगह पर उस ड्राइवर की ओर अपनी पीठ किए हुए ही बैठी थी, बिल्कुल मोशनलेस। वह ड्राइवर बस के पीछे की ओर जाता है और देखता है कि उस औरत ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक कर रखा था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। उस बस ड्राइवर ने उसका चेहरा देखने का प्रयास किया, पर उस औरत ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया। फाइनली उसने कहा, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं होगी, और ऐसा कहकर उसने अपने हाथों को अपने मुंह से उठाया और उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा इतना भयानक और बिगड़ा हुआ था और उसके चेहरे से मांस के लोथड़े लटक रहे थे और उनमें से चेहरे की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें वह बस ड्राइवर बस के बाहर बेहोश पड़ा मिला। वह 2 हफ्तों तक कोमा में रहा और जब उठा तो अपना आपा खो चुका था। उन लोगों ने उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में डाल दिया और ये कहानी उसी मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर बताई जाती है। हेलो दोस्तों, मैं सैम आपके सामने मैक्सिको की एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये कहानी मैक्सिको के एक लड़के की है जिसका और उसके भाई और बहनों का सामना एक मरी हुई औरत से होता है, जिसको लोगों ने
केवल इसीलिए मार दिया क्योंकि उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगा था। ये कहानी मेक्सिको के खूबसूरत देश में घटित हुई थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। मेरे परिवार ने मेक्सिको में मेरी माँ के होम टाउन में छुट्टियाँ मनाने की योजना बनाई। हम मैसूरी में रहते थे और हमने उस जगह तक ड्राइव करने का फैसला किया। इसीलिए हमारे पास लगभग 2 दिन की यात्रा करने का समय था। मतलब उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें 2 दिन तक ड्राइव करना था। जब तक हम टेक्सास और मेक्सिको की सीमा तक नहीं पहुंचे तब तक सब कुछ ठीक था। हमने देखा कि माँ सो रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरा सपना देख रही हो। वह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। ऐसा कहकर मेरी माँ बहुत ज़ोरों से चिल्ला रही थी और अचानक फिर वह जाग गई। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ माँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपना देखा। उन्होंने देखा कि जैसे ही हम सीमा पार कर रहे थे, मेक्सिको की सभी मरी आत्माएं कार को घेरने लगीं और उन आत्माओं ने मेरी माँ और हम सभी लोगों को अपने हाथों में जकड़ लिया और कार को घेर लिया। माँ ने कहा कि वह सैकड़ों आत्माएं थी और वह हमें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अजीब बात यह थी कि वह बॉर्डर पर होने के बारे में सपना देख रही हैं, पर वास्तव में बॉर्डर पे ही हम लोग पहुंच गए थे। उन्हें ये सब कैसे पता कि वो तो सो रही थी। लगभग 8 घंटे बाद हम उनके होम टाउन एरियो डे रेयन में पहुंच गए थे। मुझे उस यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन मुझे वह दिन याद है कि जिस दिन हम जंगल में टहलने गए थे। ये एक सामान्य दिन था और मैंने और मेरे भाई और बहनों ने फैसला किया कि हमें कुछ नहीं करना। दोपहर का खाना बनाने के लिए सभी बुजुर्ग इकट्ठे हुए। हमने दोपहर का खाना खाया और जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि ये एक बहुत बुरा विचार है। हम धूल भरी सड़क पर चलते रहे जब तक कि हम रास्ते के ख़त्म होने तक नहीं पहुँचे। वहाँ से हम उन मैदानों से गुजरे जो एक जंगल के इलाके में आते थे। हम लगभग 100 फीट अंदर जंगल में जा चुके थे। फिर वहाँ तूफान आना शुरू हो गया। ये बहुत अजीब था क्योंकि ये बहुत धूप का दिन था और तूफान आने का तो कोई संकेत भी नहीं था। हम सभी ने एक दूसरे को बहुत ही कन्फ्यूजन में देखा, पर तभी अचानक हमने एक महिला को रोते हुए सुना। वह बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और उसने एक चीख के साथ अपना रोना बंद कर दिया। मैं बहुत डर गया था। हम सभी वहीं जमे रहे और मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। रोने की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी जैसे जैसे वह औरत करीब आ रही थी। हम वहीं खड़े होकर इसका इंतज़ार कर रहे थे कि अब क्या होगा। अचानक मेरी बहन ने बहुत भयानक चीख निकाली। हम सभी ने उसकी ओर देखा और वो पेड़ों की ओर देख रही थी। हम सभी ने भी देखा कि वो क्या देखकर चिल्लाई। मैं उस चीख को कभी नहीं भूलूंगा और उस दिन पेड़ों पे मैंने जो देखा उसे भी मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। एक महिला को एक पेड़ पर लगभग 40 फीट ऊपर क्रूसीफाइड किया हुआ था। उसने हमारी ओर देखा और हमने उसकी ओर देखा। उसने एक फीके कलर की काली फटी हुई पोशाक पहन रखी थी। उसके बाल काले और उलझे हुए लग रहे थे। उसके चेहरे और पैरों पर जख्म के निशान थे। वह एक लाश की तरह लग रही थी। कुछ सेकंड चिल्लाने और रोने के बाद हमने जंगल से बाहर निकलना शुरू कर दिया। हमने पीछे मुड़कर देखा और वो औरत वहाँ नहीं थी, लेकिन हम भागते रहे जब तक कि हम मैदानों तक नहीं पहुँचे। हमने देखा कि अब ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही। हमने दौड़ना बंद कर दिया। हमें समझ नहीं आया कि अब बारिश क्यों नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे
कभी बारिश हुई ही ना हो। हम वापस टाउन में चले गए और बड़े लोगों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने हमारे चेहरों पर दहशत को पहचान लिया और हमसे इस दहशत का कारण पूछना शुरू कर दिया। हमने उन्हें हमारी सब कहानी बताई और हमें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने हमारा विश्वास भी कर लिया। हम कहानी सुनाते हुए रोए और फिर बड़ों की बातों को सुनने के लिए बैठ गए। उन्होंने बताया कि लगभग 100 साल पहले एक महिला थी जिस पर ब्रजेरिया यानी कि एक चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया था। उसकी हत्या कस्बे वासियों ने की थी। उसकी हत्या से पहले जब वह सड़कों पर घूमा करती थी तो लोग अक्सर उस पर चीज़ें फेंकते थे। कुछ उस पर अक्सर क्रॉस फेंकते थे। मेरी दादी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे जंगल में देखने का दावा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दावा बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। बरसात को दर्द और पाप का संकेत बताया गया। एक बच्चे की उम्र में मुझे इस घटना ने काफ़ी आघात पहुंचा दिया था। मैं अब बिजली और गरज के साथ उस महिला के रोने की आवाज़ को भी कभी नहीं भूल सकता। मैं स्कूल के अन्य बच्चों से इस बारे में बात नहीं कर सकता था क्योंकि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैंने एक बार ये कहानी अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड को बताई थी, लेकिन उसने हंसते हुए बात को टाल दिया और मुझसे फिर कभी बात ही नहीं की। इसीलिए मैं ये बात कभी भी अपने किसी भी फ्रेंड को नहीं बताता दोस्तों। पर मैंने आज ये स्टोरी हॉरर मिनाटी चैनल पर शेयर की है जो आप लोग सुन पा रहे हैं दोस्तों।